आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 9 के तमाम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यूनिट नंबर 9 के। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इन लिस्ट द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन and describe the effect of concentration and surface area of reactants on the reaction rate। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि हमसे कहा है कि वो कौन से डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर। हमें उनके नाम बताने हैं और साथ में हमें दो फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है, जिनमें से एक है कंसंट्रेशन और दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो सेंटेंस लिखा है मैंने यहाँ पर, देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शंस के मंदरजा झेल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर, जिसमें सबसे पहले है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सेकंड है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, थर्ड है टेम्परेचर, 4 है रेडिएशन, 5 है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट और नंबर 6 है कैटालिस्ट। तो ये स्टूडेंट्स हमें नाम बताने थे फैक्टर्स के कि कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर, और सिर्फ दो को हमें एक्सप्लेन करना है, जिसमें से फर्स्ट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा है, द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। के अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन हम कहते हैं मोल्स पर वॉल्यूम को, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप सिंपल कह सकते हो कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, और अमाउंट को हम केमिस्ट्री में किससे रिप्रेजेंट कराते हैं, मोल से, और अमाउंट को हम एक्सप्रेस कराएंगे किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, कि कितनी अमाउंट हमारे पास मौजूद है, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, जिसे हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। आगे मैंने यहाँ पर लिखा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन वी नो डेट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जैसा कि हमें पता है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, या आप कह सकते हो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट्स की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। यानी स्टूडेंट्स कोई हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, अगर हम उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यही हमें बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन। Therefore, if the concentration of reactant is large, जिसकी वजह से अगर concentration of reactant ज़्यादा होगी, then rate of reaction will be high। तो rate of reaction भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, due to the large number of collisions of molecules। और internally क्या हो रहा होगा केमिकल रिएक्शन में, कि molecules का जो collision है reactants के molecules का, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, कि अगर हम कंसंट्रेशन यानी अमाउंट बढ़ाएंगे रिएक्टेंट्स की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, या आप सिंपल कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड इफेक्ट देख लेते हैं, जो कि है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सेंटेंस लिखा है, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज़ वेरी लार्ज देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो लार्ज, such as the reaction between HCl and piece of marble is slow as compared to the reaction between HCl and powdered form of marble। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर सरफेस एरिया रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कंसिडर की है HCl की और पीस ऑफ मार्बल की, कि अगर हम HCl का रिएक्शन कराएं एक पीस ऑफ मार्बल के साथ, तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन अगर हम पाउडर फॉर्म ले लें मार्बल की और फिर हम रिएक्शन कराएं HCl के साथ, तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं, जब हमने पाउडर फॉर्म के अंदर मार्बल लिया और जब हमने पीस लिया मार्बल का, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा था, तो सरफेस एरिया हमारा ज़्यादा था पाउडर फॉर्म ऑफ मार्बल का, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। जबकि आप पीस ऑफ मार्बल की बात करें, तो पीस ऑफ मार्बल का सरफेस एरिया हमारा कम था, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड यानी रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या था, स्लो था। यही बात हमने लिखी है केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में। मार्बल को हम कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मार्बल को हम रिप्रेजेंट कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। जब कैल्शियम कार्बोनेट का हम रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और साथ में CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट का किस तरह से इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। अगर सरफेस एरिया रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा
तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है, एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ कोलिजन थ्योरी हाउ द रिएक्शन रेट इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। हमसे कहा है कि कोलिजन थ्योरी के लिहाज से हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने यहाँ पर हेडिंग दी है कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी स्टेट्स फॉर अ केमिकल रिएक्शंस टू अकर द रिएक्टिंग पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड विथ वन अनदर। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि कोलिजन थ्योरी हमें ये बताती है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स के जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं यानी रिएक्टेंट्स आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन सच एज द रिएक्शन बिटवीन द H2 एंड O2 अकर्स वेरी रैपिडली एट हाई टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड भी क्या होगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ कोलिजन्स हमारे बढ़ जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल ली है कि अगर हम बात करें रिएक्शन की H2 और O2 के दरमियान, तो H2 और O2 के दरमियान जब रिएक्शन होता है यानी जब ये दोनों रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और टेम्परेचर इस वक्त क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। मज़ीद स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं, कंसीडर द सिंपल रिएक्शन A+B एरो प्रोडक्ट। हम सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास फर्जी रिएक्शन है जिसके अंदर दो रिएक्टेंट्स है A और B और प्रोडक्ट्स हमारे पास है। प्रोडक्ट को मैंने प्रोडक्ट से ही रिप्रेजेंट कराया है। तो नंबर 1 पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, सपोज A एंड B आर टू रिएक्टेंट्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया A और B क्या हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है, इन ऑर्डर फॉर A एंड B टू रिएक्ट विथ ईच अदर दे मस्ट कोलाइड टूगेदर। कि अगर हम चाहते हैं A और B क्या करें, रिएक्ट करें एक दूसरे के साथ, तो ये दोनों के दरमियान क्या होना चाहिए, इन दोनों के दरमियान कोलिजन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है, सिंस मॉलिक्यूल्स आर इन रैपिड एंड कंटिन्यूअल मोशन, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैपिड और कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड B विल कोलाइड विथ वन अनदर, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स A के और B के क्या होंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे। नंबर 4 पॉइंट मैंने लिखा है, हाउ एवर नॉट एवरी कोलिजन ऑफ A एंड B विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब भी कोलिजन होगा A और B के दरमियान तो हमारी प्रोडक्ट लाजमी बनेगी, क्योंकि सक्सेसिव कोलिजन जब होता है तभी हमारी प्रोडक्ट बनती है। तो बिफोर अ रिएक्शन कैन अकर, इससे पहले कि रिएक्शन हमारा हो, द रिएक्टेंट्स कोलाइड विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो रिएक्टेंट्स क्या होने चाहिए, कोलाइड होने चाहिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि जब रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन हो रहा है और उसमें रिएक्टेंट्स मौजूद हैं A और B जब आपस में रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट भी बन जाए। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट बने तो उसके लिए हमें सक्सेसिव कोलिजन कराना पड़ेगा, यानी A और B को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। लास्ट पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा है, इफ़ द टेम्परेचर इज रेज्ड, और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ बोथ A एंड B आर इंक्रीज सो डेट देयर आर मोर कोलिजन्स पर सेकेंड। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी दोनों रिएक्टेंट्स की A की और B की क्या होगी, बढ़ेगी, और हमारे नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे पर सेकेंड के लिहाज से। एंड अ ग्रेटर फ्रिक्शन ऑफ दीज विल लीड टू केमिकल रिएक्शंस, और जब हमारे नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे A और B के दरमियान, तो हमारा जो केमिकल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी रिएक्टेंट्स हमारे प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे। द रेट देयरफॉर जनरली इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और रिएक्शन की हमारी स्पीड बढ़ेगी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन बाय द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। हमसे कहा है स्टूडेंट्स हमें बताना है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसे कहते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी को हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है एक्टिवेशन एनर्जी की, या आप लिख सकते हो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बात एक ही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट्स फॉर सक्सेसफुल कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी।
जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में अभी समझाया कि जब भी हमारे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हम चाहते हैं अगर कि रिएक्टेंट्स आपके कन्वर्ट हों प्रोडक्ट में, यानी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो, तो उसको स्टार्ट कराने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि वो मिनिमम अमाउंट एनर्जी की जो कि रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, सक्सेसफुल कोलिजन होता है, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। We can also say that it is the difference between the threshold energy and average energy of molecules of reactant. It is given by मैथमेटिकली स्टूडेंट्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली डिफरेंस है थ्रेशोल्ड एनर्जी का और एवरेज इंटरनल एनर्जी का। और इसको हम फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी बराबर होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। क्या मतलब स्टूडेंट्स, हम इसको समझेंगे अभी ग्राफ से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेकेंड हेडिंग मैंने यहाँ पर दी है ग्राफ की, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम ग्राफ डेट द स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्टिवेशन एनर्जी सच एज फास्ट रिएक्शन हैज़ लो वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू द स्लो रिएक्शन। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है, जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो, इस ग्राफ से क्लियर हो रहा है कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो डिपेंड करती है किस पर, एक्टिवेशन एनर्जी पर। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन हमारी डिपेंड करती है एक्टिवेशन एनर्जी पर, और फास्ट रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू कम होती है और स्लो की ज़्यादा होती है। और स्टूडेंट जैसा कि आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी बराबर होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। अब इसका क्या मतलब है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार्ट के अंदर जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके अंदर होती है इंटरनल एनर्जी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या किया, एनर्जी को अप्लाई किया रिएक्शन पर, तो एक टाइम आएगा जब हमारे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे प्रोडक्ट में, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब सारे के सारे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। और अगर हम इन दो एनर्जी का डिफरेंस लेंगे, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इंटरनल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। सही है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हो कि स्लो रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है और फास्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कम है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, फास्ट रिएक्शंस कैन बी स्लो डाउन एंड स्लो रिएक्शन कैन बी स्पीड अप बाय कंट्रोलिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कि फास्ट रिएक्शन को हम स्लो डाउन कर सकते हैं और स्लो रिएक्शन की हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। द फिगर बिलो शोज बेसिक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर एन एंडोथर्मिक एंड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। An enthalpy chain delta H is positive for an endothermic reaction and negative for an exothermic reaction। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि नीचे दो ग्राफ बने हुए हैं जो कि हमें शो कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम को एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू या हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आप कह सकते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। जैसा कि हम इसे देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में भी, यहाँ पर दो ग्राफ गिवन हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट फर्स्ट वाला जो ग्राफ है ये हमारा शो कर रहा है किसको, एंडोथर्मिक को, और ये हमारा शो कर रहा है एक्सोथर्मिक को। The total potential energy of the system increases for the endothermic reaction as the system absorbs the energy from the surrounding। और अगर स्टूडेंट्स हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम की, तो ये हमारी इंक्रीज़ होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, क्योंकि हमारा सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। जैसा कि स्टूडेंट्स आप फर्स्ट वाले ग्राफ में देख सकते हो कि जो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, क्योंकि हमारा सिस्टम इस टाइम क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से। लेकिन अगर हम बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की, तो जो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। यहाँ पर आपकी इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पर आपकी डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमारा एक्सोथर्मिक में क्या होता है, सिस्टम हमारा रिलीज़ करता है एनर्जी सराउंडिंग में। और स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन में ये भी कहा था कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करें, तो क्या है देख लेते हैं। द पीक ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व रिप्रेजेंट्स अ ट्रांजिशन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर नाइदर reactants nor products having partial bonds and is highly unstable with very short लाइफ स्पैन। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है, जैसा कि आप नीचे कर्व देख सकते हो एक्सो और एंडो के लिए, तो इन कर्व्स के अंदर जो पीक है पोटेंशियल एनर्जी कर्व का वो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजिशन स्टेट्स को, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स ना ही रिएक्टेंट्स हैं और ना ही प्रोडक्ट हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस वक्त पार्शियल बॉन्ड्स मौजूद है मॉलिक्यूल्स के दरमियान।
और जब भी रिएक्टेंट्स इस स्टेट से गुजरते हैं तो इस स्टेट को हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आपको ग्राफ में दिखाई गई है डॉटेड लाइन से। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के अंदर हमारे जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे यूनिट नंबर 9 के, वो कंप्लीट हो गए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।